Hello students, myself Sanjay Kumar Jain, Assistant Professor, Department of Chemistry, Government RMD Girls PG College, अंबिकापुर। आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो MSc के CBCS कोर्स का केमिस्ट्री सब्जेक्ट के 4th सेमेस्टर का पेपर है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। उसकी 4th यूनिट का एक पोर्शन है केमिकल टॉक्सिकोलॉजी। केमिकल टॉक्सिकोलॉजी क्या है, टॉक्सिक केमिकल्स क्या होते हैं और ये टॉक्सिक केमिकल्स विशेषकर एंजाइम्स पे क्या इम्पैक्ट डालते हैं, इस पे हम आज डिस्कस करेंगे। तो केमिकल टॉक्सिकोलॉजी क्या है? टॉक्सिकोलॉजी जो वर्ड है उसकी एक्चुअल में मीनिंग है साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉइजन्स। टॉक्सिकोलॉजी एक्चुअल में स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ केमिकल और फिजिकल एजेंट्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। टॉक्सिकोलॉजी में बायोलॉजी भी है, फार्मेसी भी है, केमिस्ट्री भी है, ये सभी का मिला जुला रूप है। और केमिकल टॉक्सिकोलॉजी क्या है? इट इज़ ए ब्रांच ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी फॉर स्टडी ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स एंड मोड ऑफ एक्शन। एक्चुअल में जो टॉक्सिन्स हैं उसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट कैटेगरी केमिकल टॉक्सिन्स की, इनऑर्गेनिक हो सकते हैं, ऑर्गेनिक हो सकते हैं। इनऑर्गेनिक जैसे मरकरी है, आर्सेनिक है, लेड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्लोरीन है। ऑर्गेनिक हो सकता है जैसे मेथेनॉल, फार्मास्यूटिकल्स, प्लास्टिक, पेस्टिसाइड्स। बायोलॉजिकल टॉक्सिन्स हो सकते हैं जैसे पैथोजेंस हैं, टेटेनस है। फिजिकल टॉक्सिन्स हो सकते हैं जैसे एस्बेस्टस है, सिलिका है। रेडियो एक्टिव रेडिएशंस हो सकती हैं, गामा रेज हैं, एक्सरेज हैं, माइक्रोवेव हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, एट्सेट्रा। तो डिफरेंट टाइप के टॉक्सिन्स में हम लोगों को केमिकल टॉक्सिकोलॉजी की इस यूनिट में टॉक्सिक केमिकल्स और उनके मोड ऑफ एक्शन की स्टडी करनी है। टॉक्सिक केमिकल्स क्या है? टॉक्सिक केमिकल इज एनी सब्सटेंस which may be harmful to the environment or hazardous to our health if inhaled, ingested or absorbed through the skin। ये परिभाषा USEPA यूनाइटेड स्टेट की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एनर्जी एजेंसी ने दी हुई है और उसमें स्पष्ट है कि टॉक्सिक केमिकल कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल है, हमारे हेल्थ के लिए हजार्डियस है, या हम उसे इनहेल करते हैं या इंजेस्ट करते हैं थ्रू वाटर, थ्रू फूड, या एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू स्किन। तो टॉक्सिक केमिकल्स हमारे आसपास, हमारे घरों में, डेली लाइफ में हमारा प्रतिदिन टॉक्सिक केमिकल से किसी न किसी रूप में सामना होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग थिंग्स है कि हमारे होम में जो हम CFL यूज करते हैं, बैटरीज यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स हम लोग यूज करते हैं, डिटर्जेंट यूज करते हैं, एक्सप्लोसिव्स यूज करते हैं, टॉयज यूज करते हैं, कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, परफ्यूम यूज करते हैं, क्लेंजिंग प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, बॉडी केयर प्रोडक्ट्स, बेबी केयर प्रोडक्ट्स, प्लास्टिक फूड कंटेनर, प्लास्टिक बोटल्स, मैट्रेस, ये सारी चीज़ों में कुछ न कुछ मात्रा में टॉक्सिक केमिकल रहता है। ब्रॉडली हम 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। नेचुरल, जैसे कि यहाँ प्लांट्स भी कुछ टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम पेस्ट्स। एनिमल्स प्रोड्यूस करते हैं टू प्रोटेक्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एंड टू कैप्चर प्रे, अपनी रक्षा के लिए, शिकार को कैप्चर करने के लिए। इंडस्ट्रियल टॉक्सिन्स हो सकते हैं एसीटोन, एसिटल्डिहाइड, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ब्रोमीन, क्लोरीन, साइनोजन। क्या सभी केमिकल्स
टॉक्सिक हैं? क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट हम लोगों ने देखी तो मन में प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि क्या जितने भी केमिकल्स हैं वो टॉक्सिक हैं। एक्चुअल में किसी भी कंपाउंड की टॉक्सिसिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि वो रूट ऑफ एक्सपोजर क्या है, उसका डोज क्या है, स्पीसीज किस पे वो एक्सपोज हो रहा है, उसकी एज क्या है, जेंडर क्या है। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है कि वो टॉक्सिक होगा या नहीं होगा। जैसे हम लोग चॉकलेट बहुत शौक से खाते हैं, लेकिन वही चॉकलेट जब डॉग्स को दी जाती है तो उसके लिए वो टॉक्सिक हो जाती है। तो टॉक्सिसिटी एंड पॉइंट कहा जाता है कि एक लिमिट है और उसके ऊपर कोई भी केमिकल टॉक्सिक हो सकता है। टॉक्सिसिटी एंड पॉइंट के ऊपर यहाँ तक कि वाटर भी टॉक्सिक हो सकता है। तो इस तरीके से जो टॉक्सिसिटी है वह डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अब टॉक्सिक हैवी मेटल्स क्या है? इसमें 3 शब्द हैं, टॉक्सिक, हैवी और मेटल। मेटल्स हम लोग जानते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में जो 118 तत्व हैं उसमें से मोर देन 90 एलिमेंट्स आर मेटल्स। मेटल्स की प्रॉपर्टीज हम सभी जानते हैं, जो हाई बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट रखते हैं, मालिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, उसको हम मेटल्स कहते हैं। अब हैवी मेटल्स किसे कहा गया है? तो हैवी मेटल्स जनरली इसके लिए जो डेफिनेशन दी गई है और डेंसिटी के आधार पर दी जाती है। डेंसिटी के आधार पर ऐसे मेटल्स जिनकी डेंसिटी मोर देन 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर हो, दीज आर नॉन एज हैवी मेटल्स। खासकर एटॉमिक नंबर 20 से अधिक वाले, 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से अधिक डेंसिटी। जैसे हम लोग जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा डेंसिटी वाला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में, ऑस्मियम और इरिडियम, उनकी डेंसिटी 22.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होती है। वहीं जो लाइटेस्ट एलिमेंट है वो हाइड्रोजन होता है, जबकि वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर मानी गई है। तो 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से अधिक डेंसिटी वाले हेवी मेटल कहलाते हैं और कम डेंसिटी वाले लाइट मेटल। हालांकि आर्सेनिक और एंटीमनी कुछ मेटलाइट के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन उनको भी हेवी मेटल्स के रूप में यहाँ पे कंसीडर किया गया है। अब जो एनवायरनमेंट को हानि पहुँचा सकते हैं, एनवायरनमेंट के लिए हजार्डियस हैवी मेटल्स हैं, वो टॉक्सिक हैवी मेटल्स कहलाते हैं। इसमें मेनली लेड, मरकरी, आर्सेनिक, कैडमियम और क्रोमियम अपनी +6 स्टेज में ये आते हैं। तो ये टॉक्सिक हैवी मेटल्स का एक्सपोजर किस तरीके से हो सकता है, उसको हम लोग 2 टाइप से डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, एक एक्यूट और एक क्रॉनिक। तो एक्यूट एक्सपोजर का जो मीनिंग है वो है ए सिंगल एक्सपोजर टू ए टॉक्सिक सब्सटेंस विच में रिजल्ट इन सेवियर बायोलॉजिकल हार्म और डेथ। यहाँ तक कि मृत्यु तक हो सकती है बहुत सिंगल एक्सपोजर, उसको हम कहते हैं एक्यूट एक्सपोजर। और क्रॉनिक एक्सपोजर कंटिन्यूस एक्सपोजर टू ए टॉक्सिक ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड, महीनों तक, सालों तक, और जो इरिवर्सिबल साइड इफ़ेक्ट छोड़ता है। लंबे समय तक एक्सपोजर होने के बाद सर्टेन ऑर्गन्स में जा कर के एक्यूमुलेट हो जाता है और हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है। नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस, जनरली ये टर्म कई बार यूज होता है, खास करके जो टॉक्सिक मेटल्स हैं उनका सोर्स क्या है, टॉक्सिक हैवी मेटल्स क्या या जो भी टॉक्सिन्स हैं उनका सोर्स क्या है। तो 2 सोर्स हो सकता है। एक नेचुरल सोर्स है जो नेचुरली होते रहता है, जैसे कि वेदरिंग है, और जो जियोलॉजिकल प्रोसेस हैं जैसे ज्वालामुखी का फटना और बहुत सारी चट्टानों का अपक्षय होना, ये नेचुरल प्रोसेस है और इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। इसलिए हम ये कहा जाता है कि वी हैव टू लिव विथ इट, क्योंकि उससे हम बच नहीं सकते, तो उसके साथ हमको मैनेज करके चलना होगा। एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस से मतलब है
हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे कि हम लोग ये बहुत सारे टॉक्सिक जो मेटल्स हैं उनका बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज भी होता है बहुत सारी चीज़ों को बनाने में, और इसके अलावा माइनिंग जो करते हैं हम लोग, मेटलर्जी जो ओर्स हैं उनसे उनको हम लोग एक्सट्रैक्शन करते हैं, तो ये सारी प्रोसेस से कहीं न कहीं उसके संपर्क में हम आते हैं, एनवायरनमेंट में वो टॉक्सिक चीज़ें आती हैं और हमारे अंदर भी जाती हैं, या हम उसको एब्जॉर्ब करते हैं स्किन के थ्रू, या इनहेल करते हैं, या इंजेस्ट करते हैं वाटर या फूड के थ्रू। तो ये एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस है जो कम्प्लीटली ह्यूमन एक्टिविटीज़ इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट थिंग ये टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनका एंजाइम्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। हम लोग जानते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं वो बायोकैटालिस्ट होते हैं। सभी एंजाइम्स प्रोटीन्स हैं और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारी जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको स्पीड अप करते हैं, उनकी गति को बढ़ाते हैं। और वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, वो लोग रिएक्शन के एंड में अनयूज्ड बचे रह जाते हैं, इसलिए उनका फिर से हम लोग यूज कर सकते हैं, कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन। तो जो केमिकल चेंज है, ये जो एंजाइम्स होते हैं दे हेल्प से केमिकल चेंज टू हैपन मोर क्विकली विदाउट बीइंग चेंज्ड इन से इटसेल्फ। खुद चेंज हुए बिना वो किसी रासायनिक अभिक्रिया को बढ़ा सकते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मेटाबॉलिक प्रोसेस इन द सेल नीड एंजाइम कैटालिस्ट। हमारे सेल में जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है लगभग सभी में एंजाइम कैटालिस्ट की आवश्यकता होती है। लेकिन ये जो एंजाइम कैटालिस्ट हैं, या एक और इसमें एंजाइम का एक कैटेगरी है मेटेलो एंजाइम। करीब जितने भी एंजाइम्स हैं उनका 1/3 जो होता है वो मेटेलो एंजाइम्स है। मेटेलो एंजाइम जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जो अपने स्ट्रक्चर में मेटल रखते हैं वो मेटेलो एंजाइम्स हैं। जैसे मोस्ट कॉमन हमारे रेड ब्लड सेल में पाए जाने वाला हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन उसमें रहता है, एक मेटल आयन। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम आयन होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट आयन होता है। तो ये जो मेटल एंजाइम्स हैं जनरली इनकी एक्टिविटी को टॉक्सिक मेटल्स इनहिबिट करते हैं। तो ये जो एंजाइम इनहिबिटर्स हैं उसको भी हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक इनहिबिटेशन ऐसा होता है जो रिवर्सिबल होता है और एक इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल इनहिबिटेशन से मीनिंग है एक्टिविटी कैन बी रीस्टोर्ड बाय द रिमूवल ऑफ द इनहिबिटर। जब इनहिबिटर को हम रिमूव करते हैं तो जो एक्टिविटी है वो रीस्टोर हो सकती है। इसका मतलब है कि ये टेम्प्रोरी इनहिबिटेशन है। इरिवर्सिबल इनहिबिटेशन से मतलब है लॉस ऑफ एक्टिविटी कैन नॉट बी रिकवर्ड सो इट इज़ परमानेंट। और इरिवर्सिबल में जो एक्टिविटी एंजाइम की लॉस हो जाती है तो फिर से रिकवर नहीं हो सकती, इसका मतलब वो परमानेंट इनहिबिटेशन है। और ये जो हैवी मेटल्स हैं टॉक्सिक जो प्रकृति के हैं जैसे लेड, मरकरी, कैडमियम, आर्सेनिक, ये लोग इरिवर्सिबल इनहिबिटी जनरेट करते हैं। तो इन टॉक्सिक केमिकल्स का एंजाइम्स पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम ये देखेंगे कि जो एंजाइम इनहिबिटेशंस इरिवर्सिबली किया जाता है इनके द्वारा, उसे कुछ एग्जांपल्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। कैडमियम, लेड, मरकरी, आर्सेनिक, ये सभी टॉक्सिक केमिकल्स हैं। ये लोग किस तरीके से एंजाइम इनहिबिटेशन करते हैं, जैसे ये अपने सेम चार्ज और सेम साइज वाले दूसरे जो इसेंशियल मेटल आयन है उसको रिप्लेस कर सकते हैं किसी एंजाइम में से, और इस तरीके से उसके स्थान पर खुद चले जाते हैं और टॉक्सिसिटी जनरेट करते हैं। जैसे कैडमियम आयन सिमिलरिटी शो करता है जिंक के साथ, केमिकल जो उसका स्ट्रक्चर है उसमें और साइज में, बहुत सारे प्रॉपर्टीज में, और इसलिए कैडमियम आयन कैन डिस्प्लेस जिंक आयन इन द some metal enzymes and lead to cadmium toxicity। जिंक के स्थान पे या उस मेटल एंजाइम में खुद
चला जाता है और इस तरीके से कैडमियम टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करता है। मर्क्यूरिक आयन जो है वो रिप्लेस करते हैं हाइड्रोजन एटम इन हीमोग्लोबिन एंड सीरम एल्ब्यूमिन में। उसी तरीके से जो लेड है वो बहुत सारे एंजाइम्स की एक्टिविटी को इनहिबिट करता है, जैसे ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एक मोस्ट इम्पोर्टेंट एनर्जी सोर्स है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंड सम इम्पोर्टेंट एंजाइम्स इन द सिंथेसिस ऑफ हीम। इस तरीके से ये हीम के सिंथेसिस में जो काम में आते हैं ऐसे एंजाइम्स को इनहिबिट करता है, और जब हीम का सिंथेसिस कम होता है तो एक सर्टेन अमाउंट से अधिक जब लेड हो जाता है तो हमारे लिए वो एनीमिया का कारण बन जाता है। कैडमियम कैन इनहिबिट activity of enzymes like carbonic anhydrase, carboxypeptide, DAGE, adenosine triphosphate, alcohol dehydrogenase etc. उसी तरीके से जो मरकरी है वो इनहिबिट करता है सिलेनियम के एंजाइम्स को, सिलेनो एंजाइम्स, और कार्बन मोनोऑक्साइड इनहिबिट एंजाइम कॉन्टेनिंग आयरन। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है जिससे हम सभी फेमिलियर हैं कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है वो जब इनहेल की जाती है तो खास करके जब इनकम्प्लीट बर्निंग होती है कार्बन कंटेनिंग फ्यूल की तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है। जब हमारे लंग के थ्रू वो अंदर जाती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह हीमोग्लोबिन के ऑक्सीजन के स्थान पर खुद जुड़ जाती है और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, और जो हीमोग्लोबिन का मेन फंक्शन है ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन के रूप में जो ऑक्सीजन को ले जाता है हमारे लंग्स से टिश्यूज तक, उसकी जो कैपेसिटी है ले जाने की, कैरिंग कैपेसिटी को घटा देता है कार्बन मोनोऑक्साइड। और इस तरीके से उसकी जब अधिक अमाउंट में कार्बन मोनोऑक्साइड यदि इनहेल कर लिया जाए तो शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और इस तरह वह हमारे लिए मृत्यु तक का कारण बन सकता है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिसमें जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं उनके द्वारा हमारे लाइफ के बायोकेमिकल प्रोसेस के, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए जो बहुत आवश्यक है एंजाइम्स, उनको इनहिबिट करते हैं ये और टॉक्सिसिटी जनरेट करते हैं। तो ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। सभी को थैंक यू टू ऑल।